हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त अमित कबीर और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के इस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं रेफरेंस टू हाई कोर्ट की हम बात करने वाले हैं, यानी सेक्शन 395 ऑफ सीआरपीसी की। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इफ़ यू आर एन एडवोकेट और इफ़ यू आर अ लॉ स्टूडेंट और इफ़ यू आर अ जज, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पेशली फॉर दी जजेस और मजिस्ट्रेट ये जानना बहुत ज़रूरी है रेफरेंस टू हाई कोर्ट क्या होता है, क्योंकि उनके सामने ऐसी लॉ को लेकर दिक्कतें आती हैं तो उनको क्या करना होता है, रेफरेंस टू हाई कोर्ट सेक्शन 395 का यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स, हम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये वीडियो शुरू करते हैं, तो आप ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो फ्रेंड्स, रेफरेंस टू हाई कोर्ट क्या होता है, पहले हम इसको मोटा मोटा समझ लेते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम आर्टिकल 13 में जानते हैं कि जो भी आर्टिकल 13 है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी लॉज बनाए जाते हैं या पहले जो भी लॉज थे जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, वो क्या होंगे, वॉइड होंगे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होंगे। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 13 के अनुसार और जो भी अब राज्य के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से, वो आर्टिकल 13 के अंतर्गत ही वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कराए जाते हैं, जब वो यदि वो इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स, यदि वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं, तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से, या सुयो मोटो, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुयो मोटो लेती है, उस लॉ के संबंध में संज्ञान लेती है, तो वो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, फ्रेंड्स, इन लोगों के माध्यम से, एडवोकेट्स के माध्यम से या कोई सामाजिक संस्था के माध्यम से या फिर सुयो मोटो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ को डिक्लेयर कर सकती है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो फ्रेंड्स, जो हाई कोर्ट के इन्फीरियर कोर्ट हैं, जो अवर न्यायालय हैं हाई कोर्ट के, जब वो किसी केस की हियरिंग कर रहे होते हैं, सुनवाई कर रहे होते हैं, तो उनके समक्ष ऐसा क्वेश्चन कोई अराइज होता है, मतलब कि क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ ऑर्डिनेंस, क्वेश्चन एज टू द वैलिडिटी ऑफ रेगुलेशन। तो इस तरह के क्वेश्चन अराइज होते हैं। जो ये एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है, ये सब क्या है, ये लॉज हैं, ये सब लॉज के एक भाग हैं, इनको लॉ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, लॉ की वैलिडिटी के संबंध में क्वेश्चन अराइज होता है इन न्यायालयों के समझ। ऐसा कोई, जब वो केस की सुनवाई कर रहे होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है कि ये लॉ तो इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है और वो क्वेश्चन डिसाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी लॉ पर, उसी रेगुलेशन, एक्ट, ऑर्डिनेंस, उसी के अनुसार केस डिसाइड होना है, और बिना उस लॉ के केस डिसाइड नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि कोर्ट को लगता है कि ऐसा लॉ इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, या कहें कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर वो किसका सहारा लेगा, रेफरेंस टू हाई कोर्ट का। क्यों? क्योंकि जो हाई कोर्ट्स के जो अवर न्यायालय हैं, इन्फीरियर कोर्ट हैं, उनको पावर नहीं है, वो डिक्लेयर नहीं कर सकते किसी लॉ को, ऑर्डिनेंस को या रूल्स को कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, ये वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, या उसके किसी भाग को, लॉ के किसी भाग को, कोई जैसे आईपीसी है, आईपीसी का कोई सेक्शन है, तो उसके भाग को वो डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इनऑपरेटिव है, इनवैलिड है। इस तरीके से उनको पावर नहीं है डिक्लेयर करने की। तो आप जानते हैं ये किनको पावर होती है, ये हाई कोर्ट को पावर होती है। इट इज़ पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इनको ये राइट दिया गया है कि वो डिक्लेयर करें ऐसे कानूनों को, जो हमने जानते कि आर्टिकल 13 में भी इसका प्रोविज़न्स है, बहुत ही स्पष्ट प्रोविज़न्स है आर्टिकल 13 में। उसमें लॉ की भी डेफिनेशन दी गई है। लॉ के अंतर्गत एक्ट आएंगे, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस, रूल्स, और भी कई चीज़ें बताई गई हैं आर्टिकल 13 के अंतर्गत कि लॉज के अंतर्गत क्या क्या आएंगे।
तो फ्रेंड्स ऐसी स्थिति आती है और तो कि कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये कानून तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये तो इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है। तो वो क्या करेगी, वो खुद तो डिक्लेयर कर नहीं सकती है कि ये इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो यहाँ पर जो हियरिंग के दौरान, सुनवाई के दौरान जो क्वेश्चन एज टू दी वैलिडिटी ऑफ लॉ अराइज हुआ है, क्वेश्चन अराइज हुआ है लॉ की वैलिडिटी को लेकर, तो वो ऐसा क्वेश्चन है कि उसको डिटरमाइन, उसको तय किए बिना ये केस डिसाइड नहीं हो सकता। वो केस का मुख्य बिंदु है। वो जो क्वेश्चन अराइज हुआ है लॉ से संबंधित, वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना नेसेसरी है कि विदाउट इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिस्पोजल ऑफ द केस। तो केस तय नहीं हो सकता जब तक कि वो लॉ से संबंधित प्रश्न को तय नहीं कर लिया जाता है। तो ये कोर्ट तो तय नहीं कर सकती, क्योंकि ये हायर कोर्ट नहीं है, ये तो कोर्ट कौन सी तय करती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो ये क्या करेंगी, कोर्ट इस क्वेश्चन को रेफर करेंगी हाई कोर्ट को। तो यहाँ पर उनको क्या करना होगा, यहाँ पर वो अपनी ओपिनियन देंगी ये कोर्ट की मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, ये मुझे ऐसा मैं ऐसा सेटिस्फाइड क्यों हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इट इज़ इनवैलिड लॉ, ऐसा क्यों लग रहा है, वैलिडिटी ऑफ द क्वेश्चन के संबंध में उन्हें जो भी लग रहा है वो क्यों लग रहा है, उसका वो अपनी ओपिनियन देंगी और रीजंस देंगे। और क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को वो सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट को रेफ़र करेंगे, क्योंकि 395 में हाई कोर्ट की बात की गई है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को नहीं करेंगे, हाई कोर्ट को रेफ़र करेंगे कि वो यहाँ पर ये हेल्प करे, मदद करे और बताए और डिक्लेयर करे कि ये लॉ है, जो एक्ट है, ऑर्डिनेंस है, रेगुलेशन है, ये वैलिड है या नहीं है, ये इनऑपरेटिव है या ऑपरेटिव है या इनवैलिड है, ये आप तय करते हैं। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये इनवैलिड है, आप अपना इसमें डिक्लेरेशन बताएं, आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, कोर्ट को रेफ़र कर रहे हैं, ये क्वेश्चन एज टू दी लॉ को वो हाई कोर्ट को रेफ़र कर रहे हैं डिक्लेरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अब हाई कोर्ट क्या करेगा ये बताया गया है सेक्शन 396 में। जब कोई प्रश्न ऐसा निर्देशित किया जाता है, जब हाई कोर्ट को ऐसा रेफ़र किया जाता है ऐसा कोई क्वेश्चन, तब उच्च न्यायालय उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा जैसा वो ठीक समझे, और उस आदेश की प्रतिलिपि उस न्यायालय को भिजवाएगा जिसके द्वारा वह निर्देश किया गया है, और वह न्यायालय उस मामले को उक्त आदेश के अनुसार निपटाएगा। तो क्या करेगा, जो हाई कोर्ट है वो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड करेगा कि ये लॉ वैलिड है या इनवैलिड है, डिसाइड करेगा। और जिस न्यायालय ने ये पूछा था, जिस न्यायालय ने ये रेफ़र किया था, उसको वो अपना हाई कोर्ट है जो, वो अपना डिसीजन की कॉपी भेज देगा, और उसी के अनुसार ये इन्फीरियर कोर्ट है जिसने ये रेफ़र किया था, वो उसी के अनुसार केस को डिसाइड करेगी। तो ये होता है रेफरेंस। तो यहाँ पर उच्च न्यायालय ये भी निर्देश कर सकती है कि ये रेफरेंस की जो कॉस्ट है, जो ये खर्चा आया है, वो कौन सी पार्टी देगी, ये भी निर्देश कर सकती है, 396 में बताया है। तो फ्रेंड्स, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 228, ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस टू हाई कोर्ट, ये जो प्रोविज़न है ये भी 395 जो रेफरेंस टू हाई कोर्ट CRPC का जो सेक्शन है, लगभग वैसा ही, उससे मिलता जुलता ही ये एक प्रोविज़न है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये भी हमें साथ में पढ़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं कि आर्टिकल 228 क्या कहता है। तो इफ़ द हाई कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट अ केस पेंडिंग इन अ कोर्ट सबऑर्डिनेट टू इट इन्वॉल्व्स ए सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर जो सबस्टेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्वेश्चन। तो यहाँ पर जब उच्च न्यायालय को, जो हाई कोर्ट है, उसको ये लगता है कि उसके अधीनस्थ जो न्यायालय है और वो किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, वहाँ पर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि इस प्रोविज़न का जो इंटरप्रिटेशन है संविधान का, वो ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन अराइज होता है उसके अधीनस्थ न्यायालय में।
तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है, उस केस को विड्रॉल करवा सकता है, अपने पास मंगा सकता है, और उस केस को या तो वो खुद ही पूरे को डिसाइड करेगा, जो क्वेश्चन एज टू दी लॉ है उसको भी डिसाइड करेगा, जो इंटरप्रिटेशन को लेकर जो क्वेश्चन अराइज हुआ है उसको डिसाइड करेगा, और केस को भी डिसाइड करेगा। या क्या कर सकता है वो, जैसा कि हमने 395 में देखा था वैसा कर सकता है, उस लॉ क्वेश्चन एज टू लॉ को डिसाइड करके उस न्यायालय को वो भेज देगा, उस केस को वापस भेज देगा, और वो जो अवर न्यायालय, जो अधीनस्थ न्यायालय है, वो उसी डिसीजन के अनुसार जो क्वेश्चन एज टू लॉ के रिगार्डिंग जो इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से संबंध में जो क्वेश्चन अराइज हुआ था, उस पर जो हाई कोर्ट का डिसीजन है वो उसकी कॉपी भी संग में भेज देगा, और उसी के अनुसार जो अधीनस्थ न्यायालय है उसे आगे की कार्रवाई करनी होगी, केस को डिस्पोजल करना होगा, केस को डिसाइड करना होगा। तो फ्रेंड्स ये भी जो आर्टिकल 228 है 395 से काफ़ी मिलता जुलता है, कह सकते हैं कि उस दोनों को एक साथ पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे कि रेफरेंस टू हाई कोर्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स एक बार शॉर्ट में और नज़र डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या होता है, जब कोई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जो निचली अदालत हैं, जो इन्फीरियर कोर्ट हैं, तो वो जब वो केस की सुनवाई कर रहे होते हैं, हियरिंग कर रहे होते हैं, तो उनके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन एज टू दी वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, किसी लॉ की वैलिडिटी को लेकर क्वेश्चन अराइज होता है, तो ये सबसे पहले ये इसकी कंडीशन है। फिर क्या होता है, तो कोर्ट को ऐसा लगता है, द कोर्ट इज आल्सो सेटिस्फाइड दैट डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी ऑफ द एक्ट इज नेसेसरी फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस बिफोर इट। और जब ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है और कोर्ट को ये लगता है कि जो ये ऐसा क्वेश्चन है वैलिडिटी ऑफ लॉ के संबंध में, कि ये लॉ वैलिड है या नहीं है, तो उसका डिसाइड होना इतना ज़रूरी है, उसका डिटर्मिनेशन होना इतना ज़रूरी है कि उसके बिना केस का डिस्पोजल हो ही नहीं सकता है, केस डिसाइड हो ही नहीं सकता है, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो जब वैलिडिटी ऑफ लॉ को लेकर क्वेश्चन अराइज होता है और कोर्ट की ये ओपिनियन है कि ये जो लॉ है या लॉ का भाग है इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है, मतलब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा लगता है, इनवैलिड है, इनऑपरेटिव है ऐसा लगता है, और कोर्ट को ऐसी ओपिनियन है कोर्ट की कि ये अभी तक हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी तक इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया गया है, ऐसा उसका समाधान हो जाता है, ऐसी उसकी ओपिनियन है। तो वो क्या करेगी अपनी ओपिनियन लिख के, अपना रीजंस लिख के वो हाई कोर्ट को ये क्वेश्चन रेफ़र करेगी टू डिसाइड करने के लिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट ही कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट से कर सकती है। तो यहाँ पर हाई कोर्ट को ये काम ज़्यादा दिया गया है, तो ये हाई कोर्ट को यहाँ पर काम दिया गया है, तो हाई कोर्ट को रेफ़र करेगी ऐसा क्वेश्चन, और हाई कोर्ट उसको डिसाइड करेगा और उस जजमेंट की कॉपी को अपने से जो अधीनस्थ न्यायालय उनको भेज देगा। अपने से जो अधीनस्थ न्यायालय जिसने ये रेफरेंस किया है, जो रेफ़र किया है क्वेश्चन, उसको ये भेज देगा और वो उसके अनुसार केस को डिसाइड कर लेगी। तो फ्रेंड्स अब आप समझ ही गए होंगे कि रेफरेंस टू हाई कोर्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स आप इजीली सेक्शन 395, 396 इजीली पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press bell button so that you can get our notification. Thank you very much friends.